Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So now we will discuss other question, that is how was the history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe. Okay, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि इसके जो चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के वो है 90 to 95% ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। सो इसको हम समझ लेते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज़म है ये डिफरेंट कि ये ब्रिटेन का जो नेशनलिज़म की जो हिस्ट्री है ये यूरोप के बाकी जो कंट्रीज़ हैं उससे डिफरेंट रही है। यानी यूरोप के नेशनलिज़म में अगर हम इम्पोर्टेंट ये जो नेशनलिस्ट मोमेंट्स देखते हैं लाइक जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, ओके, यहाँ बाकी कंट्रीज़ में ये बाल्टी कंट्रीज़, तो ये जो नेशनलिज़म इन ब्रिटेन का केस है ये डिफरेंट है बाकी यूरोप से। तो हम देखेंगे हाउ द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इज डिफरेंट अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप। So, unlike the rest of Europe, the formation of Britain as a nation state was not the result of a sudden upheaval or a revolution। यानी जो फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन हुआ है, यानी ब्रिटेन की फॉर्मेशन एज ए नेशन स्टेट की एक नेशन स्टेट बन गया है। नेशन स्टेट वो होता है जिसमें कॉमन कल्चरल ग्रुप फॉर्म हो, ओके, कॉमन एथनिसिटी हो, जिसको हम कहेंगे नेशन स्टेट। दे हैव कॉमन एंड यूनिक हम कहेंगे एंड यूनिफॉर्म लॉज, ओके। तो उसको हम देख लेते हैं कि जो नेशनलिज्म इन ब्रिटेन हुआ है वो डिफरेंट कैसे था और ब्रिटेन किस तरह से नेशन स्टेट फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे बात है कि ये जो है सडन अपहेवल की वजह से नहीं हुआ। सडन अपहेवल का मतलब है कि यहाँ कोई अचानक कोई रिवोल्यूशन नहीं आया या जो है फ्रॉम 1 डिकेड टू 2 डिकेड्स में कोई चेंज नहीं आई जिससे ब्रिटेन की फॉर्मेशन हो रही है, बल्कि ना यहाँ कोई एक अल्टीमेट रिवोल्यूशन आया जिस तरह से फ्रांस में आया 1789 और वहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हुआ मोनार्की से जो वहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि एक सडन रिवोल्यूशन आए और ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई है, नो, बट ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। यानी इसमें जो प्रोसेस हुआ ये काफ़ी बड़ा था। तो लॉन्ग प्रोसेस हुआ है ब्रिटेन की फॉर्मेशन में, ओके। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पेयर टू 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन नहीं था। तो इसका ये मतलब है कि 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश की फॉर्मेशन होती है, ओके। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल हु inhabited the British Isles were ethnic ones। देखो, यानी जो ब्रिटिश हैं 18th सेंचुरी से पहले, जो हम आज जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश या जो यूनाइटेड किंगडम हम आज बोलते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं इन्हें बोलते थे ब्रिटिश एस्लिस। और इस ब्रिटिश एस्लिस में जो लोग रहते थे वो इंग्लिश पीपल होते थे, वेलिश होते थे, स्कॉटिश और आयरिश। तो इंग्लिश जो लोग हैं इंग्लैंड के, वेलिश ये वेल्स कंट्री हैं इंग्लैंड के वेस्ट में लोकेट हैं, छोटी कंट्री हैं। स्कॉटिश ये इंग्लैंड के नॉर्थ में लोकेट हैं एंड आयरिश ये इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में लोकेट हैं, आयरलैंड, ठीक। तो हम कहेंगे जो यूनाइटेड किंगडम है 18th सेंचुरी से पहले ये डिवाइड था अमंग द इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश या आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओके। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। यानी ये जो ग्रुप्स है इनका अपना कल्चर था, इंग्लिश लोगों का अपना था, स्कॉटिश के अपने कल्चर थे, इनका अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ओके, ये डिफरेंट था। सो बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रीव इन द वेल्थ एंड पावर, जो ही इंग्लिश नेशन जो है ये इनके पास जो इकोनॉमी है इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग हो गई और इनका पावर जो है पॉलिटिकल पावर भी बढ़ जाता है। एज़ वी नो कि कैसे, बिकॉज जो इंग्लैंड है इसकी काफ़ी कॉलोनीज़ फॉर्म हो जाती है इंडिया में, अफ्रीका में या वेस्ट इंडिया में, लाइक एशियन कंट्रीज़ में। वो सारी कंट्री जो है इसके कम बेश हम कहेंगे 80 to 90% कंट्रीज़ इसके कंट्रोल में हो जाती है। सो इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। तो इसका यही रीज़न है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इन पे काफ़ी ज़्यादा था। यानी इन एथनिक ग्रुप्स में जो इंग्लिश
या इंग्लैंड कंट्री थी वो डोमिनेंट थी, ओके, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल पावर। सो 1688 में क्या होता है, इंग्लैंड में एक रिवोल्यूशन आता है जिसको बोलते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन। तो वहाँ क्या होता है कि जो मोनार्की होती है उसके खिलाफ रिवोल्यूशन चलता है, ओके। एक नेशनल असेंबली जो है वो उसके खिलाफ जो हम कहेंगे रिवोल्ट कर लेते हैं, और जो इंग्लैंड बिकेम ए नेशन स्टेट, इससे जो इंग्लैंड है ये एक नेशन स्टेट फॉर्म हो जाता है। कैसे, जब इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की, यानी 1688 से वहाँ जो गवर्नमेंट था वो मोनार्की गवर्नमेंट थी। फिर नेशनल असेंबली इस गवर्नमेंट इस मोनार्की के खिलाफ रिवोल्ट कर लेते हैं, ओके, रिवोल्यूशन लाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोरियस रिवोल्यूशन। और इससे क्या होता है कि वहाँ इस नेशनल असेंबली जो है उनको पावर दे दिया जाता है और पार्लियामेंट भी फॉर्म हो जाता है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट फॉर्म हो जाता है 1688 के बाद। तो इस इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर्स बनते हैं। पावर्स अब ये रहते हैं इनके कि वो अब लॉ बनाएंगे और मोनार्की एग्जीक्यूटिव रोल अदा करेगा। तो इस तरह हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क फॉर्म हो जाती हैं 1688 में। तो 1688 से पहले वहाँ मोनार्की थी। तो इंग्लिश पार्लियामेंट, हम सिंपली यहाँ ये कहेंगे कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो है इसका पावर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक। सो फिर ये प्रोसेस कर लेते हैं आगे। देन द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, फिर एक एक्ट होता है यानी एक लॉ बनता है यूनियन का। तो यूनियन फॉर्म हो जाता है, हम कहेंगे इंग्लैंड जो है उसको ये यूनियन फॉर्म करते हैं स्कॉटलैंड के साथ, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हो जाती है इससे। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो इंग्लैंड वेल्स ये पहले से ही मिले हुए थे, इनका यूनियन था इंग्लैंड और वेल्स का। फिर इंग्लैंड वेल्स 1707 में स्कॉटलैंड के साथ मिल जाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म कर लेते हैं, ओके। क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ रिलीजियस एक इशू होता है वहाँ पे, जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की जो कॉन्फ्लिक्ट आपस में होती है। इंग्लैंड में ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स होते थे। तो अब स्कॉटलैंड में कुछ प्रोटेस्टेंट जो हैं वो यानी प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो एमर्ज हो जाते हैं। तो वहाँ के प्रोटेस्टेंट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इसके साथ यूनियन करना है स्कॉटलैंड गवर्नमेंट को, ताकि यहाँ के प्रोटेस्टेंट्स को प्रोटेस्ट मिले, ओके, प्रोटेक्ट मिले। सो दैट इज़ वाई कि उन्होंने स्कॉटलैंड को अपने यूनियन में ऐड किया है एक लॉ के तहत 1707। और उनको मानना ही पड़ा स्कॉटलैंड को, क्योंकि ये एक डोमिनेंट रोल अदा करता था उस रीजन में। सो बहरहाल 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन फॉर्म हो जाता है बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्म हो जाती है। तो उसके बाद 1801 में और एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो नॉर्थ आयरलैंड यानी आयरलैंड एरिश पीपल, तो इसका जो नॉर्थ हिस्सा है वहाँ पर भी कम प्रॉब्लम थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान। तो इस ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने ये चाहा कि अब हम इसको, जो यहाँ ज़्यादातर लोग हैं नॉर्थ आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, और नॉर्थ आयरलैंड को इसके अपने साथ मिला लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला लेते हैं 1801 में। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं आयरलैंड के लोग। वोल्फ ट्यून वहाँ पे एक रिवोल्ट कर लेते हैं। तो वो चाहता था यूनाइटेड आयरिशमैन, लेकिन जो इंग्लैंड हैं वो चाहते थे यूनाइटेड किंगडम। सो 1801 में फिर एक्ट होता है पास। सो इससे क्या होता है, नॉर्थ आयरलैंड जो है इसको फोर्सबली मिलाया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। सो दिस इज़ हाउ द यूनाइटेड किंगडम वाज फॉर्मड in 1801. So I hope you got the meaning of the question. It is very important. एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग टाइप पे आते हैं। सो थैंक यू।